बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से एक अफ़गान दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया तो अदा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सामना है। और ख़ास कर बात ये की जा रही है कि वो अमरीकी असलहा जो कि अमेरिका जाते वक्त अफ़गानिस्तान में छोड़ गया था, अब वो इन कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। और मुसलसल न सिर्फ ये कि इसको हुकूमत जो है वो इंडोर्स कर रही है, बल्कि जो आज आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है। वो क्या की है वो भी बताएंगे, लेकिन इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट आई है और वो है ग्लोबल टेररिज्म से मुतालिक, जिसमें पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में चौथे से, यानी पिछले साल चौथे से अब दूसरे नंबर पर आ गया है। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हलाकतें हैं उसमें 45% इजाफा हुआ है और ये तादाद अब 1081 बताई जा रही है, जो कि 550 के करीब थी पिछले साल। ये जो एक ज़ाहिर एक अहम रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म से मुतालिक, और पाकिस्तान जो है उसकी तो अव्वलीन कोशिश यही है कि दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल किया जाए, और यही वजह है कि हमने हालिया दिनों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस देखे। शामी साहब से गुफ्तगू का आगाज़। सर, एक तरफ जो अमरीकी असलहा छोड़ा गया वहाँ पर अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जानिब से, अब बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है, और न सिर्फ ये कि जो अवाम है वो निशाना बन रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी निशाना बन रहे हैं। आर्मी चीफ़ ने आज दौरा किया है बन्नू का, और वहाँ पर उन्होंने उन ज़ख्मियों की आयादित भी की है जो कि ज़ाहिर बन्नू कैंट पर हमले में ज़ख्मी हो गए थे। सर, कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बनता जा रहा है शामी साहब? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो रिपोर्ट आई है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो 2023 में 517 दहशतगर्दी की वारदातें हुई थी पाकिस्तान में, और 2024 में इनकी तादाद हो गई है 1099। यानी ये पहला साल है जब तजावुज़ कर गई 1000 से ज़्यादा वारदातें हुई हैं। जी हाँ। तो ये तो एक बहुत ही यानी एक चैलेंजिंग सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश है। लेकिन ये देखें, पाकिस्तान पुरअज़्म है और मुकाबला कर रहा है हौसले के साथ। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो तो बार बार ये कह रहे हैं, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो अमेरिकी फ़ौजों का जो इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान से, और जिस अंदाज में हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक अंदाज था, और वो जाते हुए असला यहाँ छोड़ गए, और वो प्रेसिडेंट जो बाइडन को बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उसकी वजह से यानी जो अमेरिकी फ़ौजों ने जिस तरह इनखला किया उसके बाद बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो गई यहाँ। लेकिन बहरहाल अब जो ये शरीफुल्लाह को पकड़ा गया है, तो एक नए ताउन की यानी राह जो है हमवार हुई है। और ये बहुत से लोग जो हैं उनके, पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं सोशल मीडिया पर, वो सरगर्म हैं। कहा जा रहा है कि ये तो शरीफुल्लाह जो है, जो तो एक छोटा सा अहलकार था, मामूली सा करिंदा था, इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान ने कोई उसको इस तरीके से पेश नहीं किया, जो हक़ायक़ उसकी निशानदही कर रहे हैं। और ख़ुद अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA ने उसकी निशानदही की है, और CIA उसका ताक़ुब कर रही थी एक अरसे से, और उसके बारे में बार बार ये बात कही जाती थी कि वो हलाक किया जा चुका है। तो CIA की तरजीहात में वो बड़ा नुमाया था, बड़े अव्वलीन नंबरों पे था। अगर शामी साहब ये अहम ना होता तो फिर ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो है वो अपने इदारों को यही कहा ना कि जी इस पर जो है वो आप नजर रखिए, इस पर आप इसको तरजीह दें, इस मामले को। और फिर जो CIA थी उसने भी, फिर FBI उसने भी पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनके सरबराहों से फौरी राब्ता किया। देखिए ना, जो अमेरिकी फ़ौजियों पर जो हमले की प्लानिंग करने वाला शख्स था, वो तो उनको इंतहाई मतलूब था, तो वो कोई मामूली आदमी नहीं था। यह भी कहा जा रहा है पाकिस्तान ने तो पहले पकड़ के रखा हुआ था। एक साहब ने यह भी कहा कि ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप को बेवकूफ़ बना रही हैं। अच्छा। तो इस तरह की अहमकाना बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत जो है वो खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। वो जो शरीफुल्लाह है वो इंतहाई एक मतलूब दहशतगर्द था। उसने अमेरिकी फ़ौजियों पर
हमले में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। और उसके बाद अभी तो उसकी तफ्तीश हो रही है और अमेरिकी अदारे जो हैं उससे पूछगिछ कर रहे हैं। आज उसे एक अदालत के सामने पेश भी किया गया। वर्जीनिया तो जो मॉस्को में हमला हुआ था उसमें भी उसका हाथ है। जो एक तफरीह गाह पे हमला हुआ था या सिनेमा हाउस पे हमला हुआ था, तो उसमें वो तो एक यानी अब तो इससे इनकार किया नहीं जा सकता। तो जो लोग जितने भी परेशान हो पाकिस्तान के, जो मुखालिफ हैं और दुश्मन हैं, उनकी परेशानी में इजाफा होगा। पाकिस्तान जो है वो सरगर्मी से अपना किरदार अदा करेगा, उसका एतराफ़ भी किया जाएगा। देखिए बरतानिया में अभी हमारे आर्मी चीफ गए थे, किस शान शौकत से उनका इस्तकबाल किया गया। कि दरअसल एतराफ़ था इस बात का कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पुरअज़्म है और कार्रवाई कर रहा है। और अमेरिकन जो हैं अभी एक इंतहाई आला ओहदेदार जो हैं अमेरिकन फ़ौज के, वो पाकिस्तान आ चुके हैं और उनका एक बार बार उनके राब्ते हैं पाकिस्तानी फ़ौज के साथ कर रहे हैं। और उनको यकीन है, उनको भी एतमाद है पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियतों पर और उसके अज़्म पर। तो ये तो एक अब तो पाकिस्तान को एक नया मतलब है, एक नई समझे कुमक मिल गई है और उसके अमेरिका जो है उसने रियलाइज़ कर लिया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब ये जंग जो है तेज़ तर भी होगी और नतीजा खेज भी होगी। शामी साहब जी, और इसलिए जी अब जी सर आप बताएं। जी अच्छा शामी साहब, मैं ये कह था कि जो ताने बाने हैं वो तो मिल रहे हैं अफ़गानिस्तान से जाके। अफ़गानिस्तान को बारहा जो है वो कह चुका है पाकिस्तान, और मुख्तलिफ फोरम्स पे कोशिश ये की गई है, कहा गया कि जी आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। यानी आज भी 4 अफ़गान दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं। बलूचिस्तान में पाक अफ़गान सरहद पर एक कार्रवाई हुई है। तो ये जो ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं, इस पर कुछ ना होना, ख़ास तौर पे आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल यानी कि जो फोरम है उससे कम से कम इस मसले का हल निकाला जा सकता है, जो नहीं निकाल पा रहे? देखिए बातचीत तो जारी रहनी चाहिए, राब्ते भी जारी रहने चाहिए, लेकिन जो तालिबान हुकूमत है अब वो मेरा ख्याल है ख़ुद इतनी बाइख्तियार नहीं है, उसकी गिरफ्त में नहीं है हालात। और दाइश तो बिल्कुल उसके काबू से बाहर है, फिर उसके यहाँ इंटरनल ग्रुपिंग भी मौजूद है। इस सब के बावजूद राब्ते तो उनसे जारी रहने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें जहाँ तक भी कर सकते हों। लेकिन पाकिस्तान जो है दोबारा उसको तो पुरअज़्म होकर अपना काम करना है और आगे बढ़ना है, इसमें तो कोई किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाना। तो उम्मीद है कि हम अब एक बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन हम चैलेंजेस का सामना करते चले आए हैं, उनको कबूल करते चले आए हैं। और दहशत गर्दी जो है उसका अफरीत जो है बार बार उसका सर हमने कुचला है। तो इंशाअल्लाह इससे भी हम ओहदा बरा होंगे। ठीक है शामी साहब, हमें आमिर राना साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, दिफाई उमूर के तज्ज़ियाकार हैं। लेकिन पहले हम वेलकम करके मैं ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने जो है वो आज क्या कहा है, ज़रा उनकी बात सुनिए। जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। खुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। APK कहता है कि दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है और वफाक हमारे हकूक सलब करके बैठा हुआ है, कोई तावन नहीं कर रहा। वो दहशत गर्दी का कुछ जिम्मेदारी खुद भी तो उठाए ना। कुछ जिरगा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी तो वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं इमरान खान की, वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तो कतई तौर पर ज़ीरो उनकी परफॉर्मेंस है। आमिर राना साहब सर खुशामदीद आपको। आपने सुनी बात भी ख्वाजा आसिफ साहब की, इरफान सिद्दीकी साहब भी ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका और पाकिस्तान को मिलकर अफ़गानिस्तान से असलहा निकालना चाहिए। ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो शामी साहब को और आपको सलाम। और ये कैसे मुमकिन होगा? ट्रंप ने लेटर तो लिखा है कि जो नेट और अमेरिका का जो असला है उसको वापस किया जाए, उसका तरीक़ाकार तय किया जाए। लेकिन इससे पहले जो है तालिबान भी जो है दोहा एग्रीमेंट से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो अब एक्सपायर हो गया और अब अमेरिका के साथ नए मुआहदे की ज़रूरत है। चले, ये तो अभी मामला सफारतकारी की सतह के ऊपर चल रहे हैं। आप जो बात कर रहे थे, शामी साहब भी बात कर रहे थे, अफ़गानिस्तान से ही सारे सोते फूटते हैं दहशत गर्दी के पाकिस्तान में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
उसमें असला जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जब नहीं था तब भी जो है वो इनके दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान में थे, तो वो अभी भी जारी हैं। और जो सोल्यूशन की बात हो रही है, दो ही तरीके हैं पाकिस्तान के पास। एक तो यही है कि जो एयर स्ट्राइक्स की थी उसी तरीके को जारी रखा जाए, और या दूसरा फिर सियासी और सफारतकारी का। दोनों ही हल चल रहे हैं साथ साथ। लेकिन मुझे लगता है ये है कि चैनल शायद दुरुस्त नहीं है। इस वक्त भी राब्ते हैं और कई सतहों के ऊपर राब्ते इस वक्त हैं, लेकिन ये सारे के सारे राब्ते जो हैं वो काबुल के साथ हैं, और काबुल में इस वक्त जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है और हक्कानियों का कंट्रोल है। और हक्कानी और कंधारी काबुल का झगड़ा, शामी साहब ने उसका जिक्र भी किया। तो वो जो पाकिस्तान में जो अमन का रास्ता है वो जाता है कोयटा और कंधार के रास्ते से, और हम रास्ता जो चैनल यूज़ कर रहे हैं वो तोरखम से काबुल का। क्योंकि हक्कानीस जो हैं बेशक हमारे उनके बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, शायद अभी भी किसी सतह के ऊपर हों, लेकिन यही वो ग्रुप है जो टीटीपी को सपोर्ट भी करता है, और सारी तंजीमों को, गुल बहादुर जिसने हमला किया बन्नू कैंट के ऊपर, तो यही लोग हैं। जो कंधार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनमें कुछ बहुत सारे लोग जिनका मुल्ला हैबतुल्लाह के ऊपर इन्फ्लुएंस भी है, वो टीटीपी और इन दहशतगर्दों के ग्रुपों के खिलाफ उनका मौक़िफ़ बिल्कुल और तरह का है, और वो चाहते हैं कि ये टीटीपी और बल्कि बाकायदा मुल्ला शेरी ने तो कहा कि ये तो ठग हैं, ये चोर हैं, इनको पाकिस्तान के हवाले करें। तो चैनल को दुरुस्त करने की बात है तो तब हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। बस चैनल हम काबुल का नहीं राना साहब जो हुकूमत के अंदर आपका ख्याल है जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनसे बराह रास्त रब्ते करने चाहिए, यानी हुकूमत की गिरफ्त क्योंकि ढीली है वहाँ और ग्रुप जो हैं वो ताकतवर है, तो उनसे रब्ता रखना चाहिए बराह रास्त। अच्छा देखिए सर, इसमें ये कहना कि उनकी कंट्रोल कम है, मुल्ला हैबतुल्लाह इस वक्त बहुत मजबूत हैं अफगानिस्तान में, और बेशक उनके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, लेकिन ये वो कुव्वतें हैं जो उनके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं ख़वातीन की तालीम को लेके, जिनके पास कोई ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई कुव्वत नहीं है, ना मिलिटेंट्स हैं, ना उनकी कोई फोर्स है, ना कोई कबीला साथ है। अब्बास स्तंगज़ई से लेके और बाकी सब लोग एक हकानियत है जिनके पास कुव्वत है, तो कंट्रोल है। उन्होंने कई तरीके से कंट्रोल को अपने मजबूत किया हुआ है, और दो मसले पेश आ रहे हैं जो इनका कमज़ोर हरीफ भी हैं तालिबान के अंदर, कि इनको शरिया के असूलों के मुताबिक तो पहले तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये ज़हनी तौर पे फिट नहीं है, इसलिए बगावत जायज़ है, खरूज हो सकता है। वो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। दूसरा, हर जगहों पे इवन के होस्ट के अंदर भी पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर उन्होंने हकानियत के लोगों को हटा के अपने लोगों को लगाया है, कंधारी लोगों को लगाया। तो ये कहना कि कंट्रोल कमज़ोर है, मेरा ख्याल है कंट्रोल मजबूत है, और पाकिस्तान के राब्ते जो हैं वो कमज़ोर कुव्वत के साथ हैं। अच्छा, तो इसका क्या, यानी क्या चैनल इसका हो, क्या सजेस्ट करेंगे आप, यानी क्या करना चाहिए? क्या देखिए इस वक्त तो एक अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारा अवामी सतह पर भी रब्ता रहा है ना, उलमा जो हैं उनके ज़रिए भी रब्ता रहा है, और फिर कई हमायतीन ऐसे हैं जिनके ज़रिए रब्ता रहा है, और बराह रास्त हुकूमती जो हुकाम है उनका रब्ता भी रहा है। तो ये सारे चैनल्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए, सारे करने चाहिए, और हो रहे हैं। इसमें सफारतकारी का भी हो रहा है, सादिक साहब भी हैं, केपी गवर्नमेंट का अपनी सतह के ऊपर कोशिश कर रही थी, लेकिन उधर भी माहिदीन के भी हैं, और अभी जो तोरखम के ऊपर जो मसला बना हुआ है, दोनों तरफ से जो कमेटी बनी हुई है उस पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कई सतहों के ऊपर इस वक्त मुज़ाकरात हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है पाकिस्तान को, वो बराह रास्त राब्ता जो है वो कंधार के साथ बनाने में आ रही है। पहले भी आई थी, 90s में भी आई थी, मुश्किल पेश आई थी, तो अब इस दफ़ा मुश्किल उससे ज़्यादा है कि कंधार के साथ राब्ता हो और उसको कन्विंस किया जाए कि हमारे जो मुतालबात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाए। मसाइल का हल आपको जो है वो फिर जी सर आप ये जी, मसाइल का हल तो इसमें ही है। इस वक्त तो जो राय साहब सवाल ले लीजिएगा शामी साहब का। सर जी शामी साहब, KPK की हुकूमत है वो तो बार बार ये तकादा कर रही है कि हमें जिरगा जो है उसको जाने की इजाज़त दी जाए, और हम अफ़गान गवर्नमेंट से बराह रास्त जाके बात करना चाहते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अभी उनको इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये कोई मुफीद कार्रवाई हो सकती है?
बिल्कुल भी नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव होगी और हो चुकी है। क्योंकि सूबाई हुकूमत का जाके मुज़ाकरात करना, उन्होंने भी मुज़ाकरात किन से करने हैं? वहाँ के कायम मुकाम वज़ीर दाखिला से करने हैं या खोस के गवर्नर से करने हैं, निंगरहार के गवर्नर से करने हैं। और निंगरहार के गवर्नर ने तो परसों कहा कि जो बचे कुछ इलाकों में पाकिस्तानी करेंसी में कारोबार हो रहा था उसको भी बंद कर दें। तो उसका कोई नहीं होगा, बल्कि वो तो इस वक्त काबुल में मजाक उड़ा रहे हैं कि देखें कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे और आपस में लड़ेंगे। तो वो तो यकसुई चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और यकसुई बेशक देखें कि दो ही तरीके हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लेजिटिमेसी है कि आप जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसी उसूल की बुनियाद के ऊपर जो है पाकिस्तान ने पहले भी एक दो स्ट्राइक्स की हैं। तो ऑप्शंस को खुला रखना चाहिए, तो तभी जो है प्रेशर बिल्ड होगा। और सफारतकारी को ज़रा मौसर हथियार के तौर के ऊपर और सही तरीके से, और इसके मुसलसल बात होती रहनी चाहिए पार्लियामेंट में भी, और गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि कमज़ोरी का तासुर ना जाए। ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ये तासुर जा रहा है। और अगर आप उनके तालिबान के अकाउंट्स देखें और उनके जो बयानात आ रहे हैं वो खासे परेशान कुन राना है। साहब, ये जो शरीफुल्लाह को हवाले किया गया है, पाकिस्तान की तो तारीफ़ हो रही है, शुक्रिया भी अदा हो रहा है, लेकिन इसके नतीजे में आपको लगता है कि मज़ीद जो है वो कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं, रिटेलिएशन का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को? और शायद उस लेवल का नहीं, क्योंकि दाइश जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके की तंजीम है। वो बड़ी लंबे अरसे तक प्लानिंग करती है और बड़े हमले करती है, छोटे हमले नहीं करती। तो पाकिस्तान के अंदर अगर यकीनन कहीं ना कहीं पे उनके मनसूबा साज बैठे होंगे, तो रिटेलिएशन का तो नहीं है, लेकिन बहरहाल खतरा तो है। और बड़े मज़े की बात यह है कि दाइश के लिए तालिबान भी हमेशा कहते रहे अमेरिका को कि जी हम आपकी मदद करते हैं और दाइश को ख़त्म करने में। और अब पाकिस्तान ने जो है वो इसी तरह की ऑफर अमेरिका को की है। और जो नया हमारा दहशतगर्दी के ऊपर डायलॉग होगा, वो पिछले मार्च में भी दाइश उसके ऊपर फहरिस्त थी, तो अभी भी दाइश सर फहरिस्त होगी। ठीक है। तो अमेरिका इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, यानी पाकिस्तान के साथ किस तरह की मुआवनत हो सकती है? जी देखिए, सफारती सतह के ऊपर तो हमेशा जब भी पाकिस्तान ने जो भी एक्शन टीटीपी के खिलाफ किया है अफगानिस्तान में, अमेरिका की हिमायत रही है। जो आखिरी डायलॉग ख़त्म हुआ था अमेरिका का और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के मेकनिज़म के ऊपर इतफाक़ करने के लिए, वो दो चीज़ों पे हुआ था कि एक कॉमन एनिमी हो ना जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। तो इस पर तो इतफाक़ था कि दाइश के ऊपर हो, फिर ये बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर भी। लेकिन पाकिस्तान के शायद मुतालबा थे कि इस कॉपरेशन को बहुत ज़्यादा फैलाया जाए, डिफेंस के कॉपरेशन तक फैलाया जाए। अमेरिका के उसके खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे, वहाँ पे डायलॉग रुका था। अगर अभी ये रिज्यूम होता है कुछ हफ्तों के अंदर, तो फिर हम देखेंगे कहाँ तक ये बात जाएगी। अभी ये तो तवक्को नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट देगा या फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। ये सफारती सतह के ऊपर और इंटेलिजेंस कॉपरेशन, इन दो एरियाज़ के अंदर जो है वो कोलैबोरेशन ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, सही है। लेकिन दाइश जो है जी सर, वो तो तालिबान और अमेरिका और पाकिस्तान तीनों का एक मुश्तरका मुखालिफ तो है ना? जी बिल्कुल है। उसमें देखिए तालिबान भी दाइश को बेचने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी यही कोशिश है कि अमेरिका के साथ कोई इस तरह का कोई चैनल बने और मिलके कोई जो ताल्लुकात हैं असर नो इस्तवार हों, जो 2005-6 के लेवल के ऊपर थे वो। लेकिन दाइश को इस्तेमाल करके वो शायद अहदाफ जो है हासिल नहीं हो सकते। ठीक है। आमिर राना साहब, आप बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको एक अलग से, उसको आप अलग से देखेंगे, यानी बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं उनके पीछे आप किसका हाथ समझते हैं? क्या इंडिया का हाथ ज़्यादा है वहाँ? देखिए सर, उसमें असला तो उनके पास भी वही है, नेटो का जो छोड़ के गए हैं ज़्यादा, और उनके पास स्किल भी है। इंडिया का तो सब पता है, उनके चैनल बहुत पहले से हैं। लेकिन वो सूरत हाल खासी गंभीर हो गई है बलूचिस्तान की। मेरे तो ख्याल में ये बलूचिस्तान का मसला ज़्यादा गंभीर है टीटीपी के मसले की निस्बत, क्योंकि इस वक्त वो आके वो सड़कों के ऊपर कब्जा कर लेना और कई कई घंटे तक, ये एक इंसर्जेंसी के अगले लेवल पे जाने की बात है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर संजीदगी से गौर हो भी रहा है कि इसको कैसे इसको काउंटर किया जाए, और यही मरहला है कि इसको इसी मरहले के ऊपर रोक दें, इससे पहले जो है बात ज़्यादा आगे बढ़ जाए। ठीक है। शामी साहब, कोई सवाल है सर? हम नहीं शुक्रिया तो तक क्या, ठीक।
मैं बस ठीक है, शुक्रिया अदा कर। ठीक है आमिर राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद। शामी साहब, आप इसी बात को जो है वो आज यानी कि जो असद कैसर साहब हैं, क्योंकि वो आज मिलने के लिए गए थे, आज खासे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रहनुमा जो है ना वो गए मिलने, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। खैर बहरहाल उस पर तो हम आएंगे, लेकिन जो क्योंकि अफ़गान पॉलिसी पर उन्होंने कुछ बात की है, मैं चाह रहा हूँ असद कैसर साहब की बात सुने, गुफ्तगू सुने, फिर उस पर बात करते हैं। तालिबा करता हूँ कि अफ़गानिस्तान पॉलिसी के मामले में तमाम सियासी पार्टियों को, पार्लियामेंट को, और ख़ास कर जो खैबर पख्तूनख्वा की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको इत्तेमाद में लिया जाए। हमने तो ऑलरेडी एक अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में एक चार्टर हम बना रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें, क्योंकि इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में एक इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो, और ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हो, जिस पे तमाम स्टेक होल्डर जो है ना उसको इत्तेमाद हो। अफ़गान पॉलिसी की शामी साहब बात कर रहे हैं, और उधर इससे पहले जब ख्वाजा आसिफ साहब की हमने बात सुनाई थी तो वो कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब से पूछा जाए, और वो नेक्सस बता रहे हैं फैज़ हमीद का, बाजवा साहब का और इमरान खान साहब का, कि इन्होंने जो है वो तालिबान को यहाँ पर बसाया। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी बात में एक वज़न है, लेकिन जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ़ हिकमत अमली जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें कोई नाकाम भी हो जाती है, कोई कामयाब भी हो जाती है। तो अगर सियासी और फ़ौजी क़यादत जो थी उस वक्त की, उसने मिलकर कोई इक़दाम किया है तो और नतीजा खेज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लठ लेके उनके पीछे पड़ जाएं। तो अक्सर ऐसा होता है दुनिया के कई मुल्कों में, ऐसा कि एक पॉलिसी जो है, अभी आप देखें जो सदर ट्रंप हैं वो जो बाइडेन पर कितनी तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ है अमरीकी फ़ौजों का, वो इंतहाई शर्मनाक तरीके से हुआ है, और वो इसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, इसकी तहकीकात भी कराना चाहते हैं। तो ये फ़ैसले जो हैं, जो करने वाले होते हैं, जब फैसले करते हैं तो उस वक्त फिर उसके नुकसानात भी होते हैं, बाज़ औक़ात फ़वाइद भी होते हैं। तो हम माजी में ज़्यादा फंसना जो है फिर मुस्तक़बिल को धुंधला देता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बात में अपना वज़न है, लेकिन हम कहाँ कहाँ कटहरे लगाएंगे और किस किस को वहाँ कटहरों में खड़ा करेंगे, हमें आज पे फोकस करना चाहिए। और जो असद कैसर साहब ये बात तो दुरुस्त कह रहे हैं ना कि हम सबको मिलकर बैठना चाहिए, तमाम सियासी जमातें बैठें, वो हुकूमत में हैं या हुकूमत से बाहर हैं, और गौर करें कि क्या तजावीज़ अपनी अपनी पेश करें, क्या तदाबीर करें। मगर वो तो एक दहशत गर्दी से बात शुरू करके उन्होंने फ़ौरन आइंदा इंतखाबात तक पहुंचा दी। भैया आइंदा इंतखाबात भी हो जाएंगे, इंतखाबात तो हो भी चुके हैं, लेकिन अगर उसी तरह के इंतखाबात फिर दोबारा होते हैं कि जिनके बाद फिर शिकायत फरीकैन को मौजूद रहें, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। पहली बात तो यह है कि आप दहशत गर्दी का जो अफरीत है उससे तो आप मिलकर निपटें, उसको निपटने के बाद फिर तय करें कि भाई क्या फ्रेमवर्क बनाना है आपने इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए, क्या इक़दामात ज़रूरी हैं, उन पर इत्तफाक किया जाए। और ये सारा काम तो यानी हर काम जो है एक तरीके से होगा ना। घोड़ा जो है वो गाड़ी के आगे बांधा जाएगा, गाड़ी घोड़े के आगे नहीं बांधी जाएगी। सही। तो बात ये कि अगर गाड़ी घोड़े के आगे बांध देंगे तो ना घोड़ा चलेगा ना गाड़ी चलेगी। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इस प्रोग्राम में बारहा शामी साहब जिक्र कर चुके हैं सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार का। तो आज हमने देखा कि जो मेयो अस्पताल है वहाँ पर पहुँची मरियम नवाज़ साहिबा। वहाँ पहुँचकर उन्होंने लवाहिकीन मरीज़ों से सबसे मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी और फिर उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, ज़रा देखिए जो उस वक्त की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। शामी साहब बहुत गुस्से में थी मरियम साहिबा, ज़ाहिर है जो उन्होंने हालत ज़ार देखी, और आप कई बार ये कह चुके हैं कि जाना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ के MS जो हैं उनको ओहदे से फारिग कर दिया।
देखिए ये जो MS हैं यहाँ के डॉक्टर फैसल मसूद, ये आर्थोपेडिक के प्रोफेसर हैं और ये इनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है MS का। आप पूछना, यहाँ कई अस्पतालों में MS नहीं लगे हुए, प्रोफेसरों को वहाँ लगाया हुआ है। ये फैसला किसने किया है? और इनकी ये तो एक चिट्ठी भी जो है सोशल मीडिया पे चल रही है कि ये तो दरखास्त कर चुके हैं मुझे यहाँ से रिलीव किया जाए। 12 फरवरी का इनका रेजिग्नेशन का लेटर जो है वो और चिट्ठी कुछ गर्दिश में है। नहीं, रेजिग्नेशन नहीं, यहाँ से मुझे मेरा चार्ज ले लिया जाए मुझसे वापस। मगर सवाल ये है कि वजीर साहब क्या कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं, DG साहब क्या कर रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं कि हर वक्त हाथ बांध के वजीर आला के पास खड़े रहते हैं। ये इनका काम है। इन्होंने ये क्यों नहीं देखते? और ये किसर इन्होंने प्रोफेसर लगाए हुए हैं MS जो है। तो मतलब ये सारा तमाशा हो रहा है। मोहतरमा बैठे ठंडे दिल से गौर करें, मामलात को दुरुस्त करें, मैनेज करें। इस तरह के इकदाम से कोई तब्दीली नहीं आएगी। और आप देखें, मैं ये देख रहा हूँ, मैं गुलाब देवी अस्पताल है कि फिरोजपुर रोड पर 50 एकड़ पर अस्पताल है, 1934 में कायम हुआ। इसके जनाब लाला लाजपत राय ने अपनी वालदा की याद में कायम किया। उस वक्त ये 50 बेड का अस्पताल था और एक रफाही अदारे के तौर पे काम कर रहा था। आज माशाल्लाह 1500 बेड का अस्पताल है और सैयद शाहिद अली इसके चेयरमैन हैं और इसमें प्रोफेसर हामिद हसन हैं और आबद अली हाशमी हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और बाबे हैं बैठे हुए, बरसों से अपनी दिन रात काम कर रहे हैं। और आप देखें 50 एकड़ पे एशिया भर में चेस्ट का सबसे बेहतरीन अस्पताल है ये। और अब दिल का वार्ड है, गुर्दों का वार्ड, हर वार्ड काम कर रहा है और कोई मुफ्त सहूलतें फराहम कर रहा है। यहाँ पंजाब हुकूमत इसको ग्रांट देती थी सालाना, वो भी मोहसिन नकवी साहब बंद कर गए, बाद में पछताए इस बात पर। तो मोहतरमा जरा कभी वहाँ जाके भी देखें जहाँ रफाही अदारे काम कर रहे हैं और उनको ग्रांट नहीं दी जा रही, उनकी हौसला शिकनी की जा रही है। और उस अस्पताल को मैं देख के हैरान रह गया। चप्पे चप्पे पे इमारतें बनी हुई हैं, वार्ड बने हुए हैं, बावसीला लोगों ने अतियात दिए हैं, उनके नाम से वहाँ तख्तियाँ लगी हुई हैं और पूरी एक अजीमुशान, और कॉलेज भी कायम है, अस्पताल भी कायम है। और ये सरकारी अस्पताल जो हैं इनमें जरा खाक उड़ रही है और फिर इस तरह कान पकड़ के MS को निकाल दिया, कभी MS को लगा दिया, कभी लिफ्ट इनकी टूट पड़ी, कभी इनको गायनी वार्ड काम नहीं कर रहा, न सफाई है न सुथराई है। तो भाई ये जो अफरा तफरी में फैसले होंगे नतीजा खेज नहीं होंगे। प्लान कीजिए, मैनेज कीजिए, ये वजीरों से पूछिए, ये चीफ सेक्रेटरी से पूछिए। ये तो उनके खिलाफ चार्जशीट भी हो गया ना शामी साहब, वजीर सेहत हो या सेक्रेटरी जैसे आप कह रहे हैं, ये उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई ना। ये तो जो आज जो कुछ हुआ है, उन्होंने क्यों नहीं काम किया? हेल्थ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये वजीर आला जहां दौरे पे जाएंगी वहां कार्रवाई होगी। और ये जब साहब हैं आर्थोपेडिक के प्रोफेसर हैं, ये कैसे लगे हुए थे वहां? MS क्यों लगाया इनको? यहाँ एडिशनल चार्ज दिया हुआ था। इतना बड़ा अस्पताल है, इसकी तो शामी साहब इसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये भी खबर आ रही है, ये भी खबर आ रही है कि जी डायरेक्टर फाइनेंस की जो है वो गलतियां ज़्यादा थी यहाँ पे मेयो अस्पताल में, जिसका खमियाजा जो है वो MS ने भुगता है, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं भाई कि जी पसंदीदा कंपनियों को वो गैर ज़रूरी और इजाफी सामान की खरीदारी करके माली फ़ायदे दे रहे थे। MS क्या कर रहे थे? बाहर चौंक रहे थे, निगरानी नहीं कर रहे थे। MS का काम है निगरानी करना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। फिर उसके बाद वो सेक्रेटरी का काम है देखना, उसके बाद वजीर का काम है देखना। यहाँ तो आवाई जो है यानी बिगड़ा हुआ है। ठीक, मैं तो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को देखता हूँ, वो हाथ बांध के बस वजीर आला के हजूर खड़े होते हैं, अपना काम नहीं कर सकते, अपनी निगरानी नहीं कर सकते सूबे की। ठीक है, चले सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।